सीन शुरू होता है कैमरे के गहरे अंधेरे में जाने से, जहाँ पे किल्विश सिंहासन पे चिंता में बैठा हुआ है और मणि ना मिलने की नाकामी से काफ़ी दुख में है। परछाइयों से बनी रस्सी से झूलता हुआ साइंटिस्ट अपनी आंखें खोलता है और दुखी बैठे किल्विश को अपने दर्द को छुपाते हुए आवाज़ देता है कि ओह अंधेरे के मालिक, क्या अपने इस गुलाम को भी अपनी नई दुनिया में रखोगे जिसे आप पा चुके हो और इसीलिए काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हो। और आंखों में गुस्से के साथ मुस्कुराता है। किल्विश को यह बात बेहद बुरी लगती है और वह शंख को अपने हाथ में से निकालते हुए उस पर शंख दे मारता है, जो ये महसूस करवा देता है कि उसको मिली ये नाकामी उसके लिए कितनी दर्द भरी है और वो खुद को क्यों इतना बांध के बैठा हुआ है। साइंटिस्ट फिर बोलता है कि आपके मनाए जाने वाले जश्न में उसे भी ऐसी ही मेहमान नवाजी की अपेक्षा थी। किल्विश उसको मुंह से दबाते हुए पकड़ लेता है और बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, वरना तुम कहीं मेरे अंधेरे में भटकते हुए अपना अस्तित्व ना खो बैठो। साइंटिस्ट अपना मुंह पलट के फिर उसकी हालत पे मुस्कुराता है और किल्विश ज़मीन पे शंख मारते हुए कुछ बोलने लगता है। सीन दिखाया जाता है अस्पताल का, जहाँ पे सुपर लेडी को कल्पना में बदलकर नवोत्तम दाखिल करवा चुका होता है और आस्था को बता देता है कि अस्पतालों में ढूंढने का बोलते हुए ही वो बाकियों को वहाँ लेके आए। आस्था साहिल और देवी जी के साथ अस्पताल पहुँचती है। कल्पना के शरीर पे थोड़ी सी खरोंचें होती हैं, जिसके बारे में आस्था पूछती है तो नर्स बोलती है कि ये शायद लोगों को बचाने के समय मलबा उठाते हुए लगी होंगी। देवी जी कल्पना का हाथ पकड़ के चूमती हैं और उसका लोगों की जान बचाने के लिए धन्यवाद करती हैं और बोलती हैं कि तुम भी किसी सुपर लेडी से कम नहीं हो। आस्था ये सुन के थोड़ी चौंक जाती है और देवी जी उसे देखने लगती हैं और बोलती हैं कि आस्था, तुम फिक्र ना करो, शहर में जल्दी ही शक्तिमान सब ठीक कर देगा। तुम अपने दिमाग पे ज़्यादा ज़ोर मत डालो और थोड़ा अभी आराम कर लो। इतने में नवोत्तम कुछ फलों के साथ अंदर आता है और बोलता है कि दिमाग के लिए फल भी काफ़ी लाभदायक होते हैं। आप कौन सा फल खाना पसंद करेंगी आस्था जी? साहिल इसका जवाब देता है कि वो इस समय सेब को छील कर खाना पसंद करेंगी और आस्था भी हाँ में सर हिला देती है। देवी जी समझ जाती हैं कि साहिल आस्था को पसंद करने लग गया है। नवोत्तम दोनों को फल दे के फलों वाला बैग अब देवी जी के सामने लाता है और बोलता है कि देवी जी, आप भी फल लीजिए, फल सेहतमंद लोगों के लिए भी लाभदायक ही होता है। देवी जी उसके गाल पे हल्के से मारते हुए बैग में से चॉकलेट निकालती है। साहिल बोलता है कि वाह, क्या फल चुना है, और तीनों हंसने लगते हैं। नर्स अंदर आकर सबको शांत रहने के लिए बोलती है और कल्पना का चेकअप करने लगती है। कल्पना मनी से हुए टकराव के बाद से अभी तक होश में नहीं आई थी। नर्स बोलती है कि लग तो सब कुछ नॉर्मल ही रहा है, पता नहीं इन्हें जागने से रोका किसने हुआ है, और रिपोर्ट बनाती हुई चली जाती है। देवी जी बोलती है कि मुझे भी जाना होगा, ऑफिस में अभी एक नया काम आया है, उसे पूरा करके वो कॉल करेगी और साहिल और आस्था के लिए खाना पियून के हाथों भिजवा देगी। नवोत्तम और आस्था दोनों ही हैरानी से कभी देवी जी तो कभी साहिल को देख रहे होते हैं, क्योंकि देवी जी ये बोल के साहिल की तरफ बड़े ही उत्सुकता वाले भाव बनाते हुए देख रही होती है और साहिल का चेहरा शर्माने के कारण एकदम लाल हो जाता है। देवी जी चले नवोत्तम जी कहते हुए साहिल के कंधे पे कस के हाथ मारती हुई जाने लगती है और साहिल आस्था की तरफ अपने हाथ को बालों के पीछे करता हुआ बोलता है कि मेरे लिए थोड़ा रुको, और फटाक से बाहर चला जाता है। आस्था फिर कल्पना का हाथ अपने हाथ में लेती है और उसके शरीर को जांचने लगती है। उसके दिल के करीब बहुत छोटा सा कीटाणु मैन का कीटाणु आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। आस्था अपनी ताकत से उसका रास्ता बदलने की कोशिश करती है, पर कल्पना को कुछ हो ना जाए कि बुरे ख्याल के चलते कर नहीं पाती। ऑफिस में देवी जी साहिल को याद करवाती है कि उसे इस वीकेंड अपने स्पेशल वेकेशन पे भी जाना है, तो वो अपनी पैकिंग करनी शुरू कर चुका है या नहीं। साहिल, अभी कितना काम बाकी है, इस बार रहने देते हैं ना,
बोलते हुए अपने बैग को खोलने लगता है। देवी जी नवोत्तम से पूछती हैं कि वो सोच रही हैं कि आस्था को भी यही काम दे देते हैं। फ़िलहाल के लिए कोई ऑफिस वर्क जिससे उस पर काम का दबाव भी नहीं पड़ेगा और हम फैमिली की तरह उसकी यहाँ देखभाल भी अच्छे से कर पाएंगे। ये सुन के साहिल मुस्कुराहट के साथ नवोत्तम की तरफ देखता है और उसे हाँ बोलने के लिए अपना सिर हिलाता है। नवोत्तम इस बार उसके मज़े लेने के लिए बोलता है कि अभी रहने देते हैं, क्योंकि उसे उसकी कंपनी जल्द ही प्रमोशन देने वाली है और वो वहाँ पे खुश भी है। ये सुन के साहिल उसे पंच मारते हुए थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता अभी। जीतू यहाँ उसे प्रमोशन के साथ साथ फैमिली देने की बात बोल रही है और तुम सिर्फ उस अकेली लड़की की प्रमोशन में ही उसकी खुशी देख रहे हो। और देवी जी की तरफ पलटते हुए बोलता है कि आप बस नई आईडी बनाने के लिए बोलो एजेंसी को, बाकी का काम वो खुद ही देख लेगा। साहिल की इस हरकत को देख नवोत्तम उसे गले से लगा लेता है और देवी जी जोर से हंसने लगती हैं। शहर में दरिंदों के कारण कुछ जगहों पर लोगों की लाशें फिर मिलने लगी थीं। नवोत्तम आंखें बंद करता है तो उसे आस्था की आवाज़ आती है कि सिर्फ 2 ही दरिंदे बचे हैं, पर वो दूसरे दरिंदों की ताकत को खुद में समाकर पहले वालों से थोड़े ताकतवर हो चुके हैं। कल्पना अगर जाग भी गई तो उन्हें इस समय कमज़ोरी के चलते नहीं ख़त्म कर पाएगी। नवोत्तम समझ गया बोलता हुआ साहिल के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो अस्पताल में खाना देने के लिए उसके साथ चलेगा। साहिल उसके चेहरे की चिंता को समझते हुए अपनी उत्सुकता को संजीदगी में बदल के बिल्कुल चलूँगा यार बोलता है और सब फैले कागज समेटने लगता है। दोनों वैन से अस्पताल की तरफ जा रहे होते हैं तो एक गली से उन्हें एम्बुलेंस बाहर आती दिखाई देती है। साहिल गाड़ी रोकता है और गुजरने वाले शख्स से मामला पूछता है तो वह बताता है कि यहाँ अभी एक लाश मिली है जिसकी गर्दन पे दांतों के निशान बने थे। नवोत्तम समझ आता है और साहिल को बोलता है कि वो इसी काम को करने के लिए ऑफिस से बाहर आया है और बोलता है कि प्लीज़ खाना लेके वो अकेला अस्पताल चला जाए और हो सकता है कि वो खाने के दरमियान ही वहाँ पहुँच जाए। साहिल ठीक है बोलते हुए वैन फिर चलाने लगता है और नवोत्तम गली के अंदर जाने लगता है। लाश मिलने वाली जगह पे बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। वहाँ के लोग हर किसी को ही अब बस भगाने वाले तरीके से बुला रहे थे। नवोत्तम उसी लाश वाली जगह के करीब पहुँचता है और आसपास की दीवारों और नीचे गिरे सूखते खून को देखने लगता है। एम्बुलेंस वाला एक कर्मचारी उसी जगह पे रहता था। उससे लोग पूछ रहे हैं कि कोई कारण पता चला मरने के पीछे का, कि किसने उसे काट के मारा है। वो कर्मचारी बोलता है कि नहीं यार, अब तो लग रहा है कि हमारा विज्ञान भी इन सब मसलों से कोसों दूर है। जब भी किसी नर्स या डॉक्टर से पूछता हूँ तो बोलते हैं कि ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, तो वो और उनका मोहल्ला सुरक्षित है और वो घबराए नहीं। क्या बताऊँ यार, उनको नहीं पता ना कि हमारी सिर्फ यही मुसीबत थोड़ी ना है। गरीब लोग हैं हम। प्रशासन यहाँ सब तोड़ के ज़मीन को किसी कंपनी को बेचना चाहते हैं और ऊपर से ये मौत वाली घटनाएं बिना सबूत के होने वाली हमारे मोहल्ले की एकता को और कमज़ोर कर रही हैं। कुछ नहीं समझ आता यार। नवोत्तम के करीब इस समय कोई नहीं था और वो आसपास देखते हुए खून और खून भरी दीवारों को अपने हाथों से छू रहा था। वो महसूस कर रहा था कि इसी मोहल्ले में कोई दरिंदा रूप बदल के रह रहा है। वो अपनी नज़रों से सबको गौर से देखने लगता है और उसे वहाँ बैठा एक बंदा चाय के साथ दिखता है। वो चाय को हाथ में पकड़े हुए कप को मुंह की तरफ ले जाता है और होठों से छू के बिना पिए वापस ले आता है। नवोत्तम ने वहाँ खड़ी एक पानी की टंकी के पीछे जाकर शक्तिमान का रूप लिया और उसी चाय की स्टॉल के सामने वाली छत पे लोगों के सामने खड़ा हो गया। सब लोग उसे देख अपने काम छोड़ के चल रहे रास्ते को एकदम खाली कर चुके थे। शक्तिमान ने उस खून वाली जगह पे अपनी उंगली से शक्ति छोड़कर वहाँ से उठी एक खून की बूंद को हवा में उठाकर अलग किया। वो बूंद धीरे धीरे उसी चाय की स्टॉल की तरफ जा रही थी, जिसे देख चाय पीने वाला वो शरीर अपना सब्र खोने लगा था। वो बूंद फिर उसके शरीर से टकराती है और वो गुस्से से कुर्सी से उठता है और लोगों की तरफ गरजने लगता है। आसपास पड़े सामान को बाहर और शक्तिमान की तरफ फेंकने लगता है। शक्तिमान पहले शांत उसके गुस्से को देखता है, फिर एक हमला अपनी उंगली से करता है जिससे वो पीछे पड़े मेज पे गिरता है। फिर वो एक बड़े बर्तन को उठा के शक्तिमान की तरफ फेंकता है। शक्तिमान वहाँ पे घूमते हुए बर्तन को पकड़ता है और स्टॉल पे पहुँच के
उसी के सर पे दे मारता है और उसे फिर स्टॉल से निकाल कर बाहर खुले में फेंकता है। वहाँ वो शरीर शक्तिमान से अपनी कांटेदार जुबान से हमला करता है और शक्तिमान उसे बचते हुए दूसरी ओर कूदता है। फिर वो जुबान को खड़े हो रहे शक्तिमान की पीठ पे मारता है और शक्तिमान ज़मीन की तरफ गिरता है। शक्तिमान सीधा होता है और फिर तीसरे हमले के लिए उसकी तरफ आ रही जुबान को पास पड़ी एक लकड़ी से मारता है। वो जुबान को अंदर करके फिर हमला करता है, मगर ये हमला उसके लिए उसका आखिरी हमला साबित होता है, क्योंकि शक्तिमान उसकी ज़ुबान को पकड़ के घूमने लगता है और उसी से उसको बांध देता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है तो उसकी ज़ुबान पे दबाव पड़ता है और उसे तकलीफ़ होती है। शक्तिमान सबके सामने फिर उसे कुछ देर मारता है और जब उसमें खड़ा होने की ताकत नहीं रहती, इसे लेकर वहाँ से अस्पताल के उसी कमरे में आ पहुँचता है। वहाँ शक्तिमान उसे छूता है और उसके जैसे दूसरे दरिंदे कहाँ हैं जानने की कोशिश करता है। अस्पताल में साहिल आस्था के साथ खाना खाने के लिए सब कुछ परोस चुका होता है और आस्था कुछ पेपर्स लेके कमरे में आती है। साहिल पूछता है कि ये तुम्हारे हाथ में कैसे पेपर हैं, तो वो बताती है कि अस्पताल वाले कल्पना के शरीर के एक पूरे अंग को निकाल के उस पर तजुर्बा करना चाहते हैं और एक भाग को विदेश में भी भेजना चाहते हैं बेहतर परिणामों के लिए, और इन कागज़ों में इसी सब के लिए इजाज़त लेने के लिए उन्हें हस्ताक्षर चाहिए। तो साहिल पूछता है कि फिर तुमने क्या सोचा है, ये सब सही होगा कल्पना के भविष्य के लिए या नहीं। आस्था बोलती है कि उसे पता है कि कल्पना क्यों नहीं उठ पा रही, मगर वो किसी को बता नहीं सकती क्योंकि ऐसा करने से हमारी पूरी जाति पे खतरा आ सकता है। हाँ, अगर रखवाला चाहे तो वो कल्पना को कुछ ही समय में ठीक कर सकता है। साहिल उलझे हुए भाव पे बोलता है कि रखवाला मतलब शक्तिमान, वो इसे ठीक कर सकता है। बोलते हुए आस्था कल्पना के माथे पे प्यार से हाथ फेरने लगती है। साहिल ये देखकर हल्का सा मुस्कुराता है, धीमे से बोलता है कि फिर तो जल्द होश में आने वाली है, मगर ऊंची आवाज़ में बोलता है कि वो फिक्र ना करे, हमारे शक्तिमान और अपने रखवाले पे भरोसा रखे, वो ज़रूर आएगा मदद करने के लिए। अभी ठंडा होने से पहले थोड़ा आप खाना खा लीजिए और फिर कुछ समय के लिए आराम कर लीजिए, उतनी देर वो कल्पना का ख्याल रखेगा। आस्था उसकी इस मदद के लिए शुक्रिया कहती है और खाना खाते समय हर निवाले के बाद कल्पना की तरफ देखती है। साहिल ये देख कुछ नहीं बोलता, पर आस्था का कल्पना की तरफ इतना झुकाव उसे अच्छा भी नहीं लग रहा होता। शहर के बाजार में शक्तिमान एक शरीर से लड़ रहा होता है जिसके मुंह से बदबू के गंदे गोले निकल रहे होते हैं। उनकी इस मारपीट के बीच लोगों की दुकानें अजीब से रेंगने वाले जीवों से भर चुकी होती हैं और वो उनका प्लास्टिक का सामान खाकर खराब कर रहे होते हैं। शक्तिमान उस शरीर को उठा के नीचे पटकता है और वो शरीर दर्द के कारण जोर से चिल्लाते हुए खुद को गायब कर लेता है। शक्तिमान उसे अपनी आंखों से ढूंढने की कोशिश करता है लोगों की भीड़ में से, पर उसे वो नज़र नहीं आता। जैसे ही वो वहाँ से जाने के लिए आसमान की तरफ उंगली उठाता है, उसे पीछे से कोई धक्का देता है और वो आगे बह रहे झरने की दीवार से टकराता है। शक्तिमान फिर देखने की कोशिश करता है, मगर वह उसे नहीं दिखता और उसके बाजू पर जोर से कुछ टकराता है। शक्तिमान खुद को संभालते हुए खड़ा होता है, झरने के पानी को उसकी दीवारों से आज़ाद कर देता है। फैले पानी में बन रही परछाई के कारण वो उसे देख लेता है और उस पर उंगली से हमला करता है। वो एक दीवार से जा टकराता है और उसके सर के ऊपर लटक रहे एक रंगों से भरे गुब्बारे को फिर शक्तिमान फोड़ देता है। रंग उस पे होने के कारण वो आधा गायब और आधा दिखाई देने लगता है। उसके हाथ में एक चुकोर सा गधा जैसा दिखने वाला हथियार होता है जिससे वो शक्तिमान पे वार कर रहा होता है। शक्तिमान की तरफ वो दौड़ते हुए आता है और उस गधा से वार करता है। शक्तिमान झुककर उसकी टांगों पे वार करता है और वो लड़खड़ाते हुए गिरता है। उसके गधा पे शक्तिमान उंगली से वार करता है और गधा टूट जाती है, जिसके बाद वो भी रंगों से भरा हुआ सबको दिखाई देने लगता है। वो शक्तिमान पे फिर हमला करता है तो शक्तिमान उसे पीछे से पकड़कर दोबारा नीचे पटकता है। वो दर्द के कारण फिर चिल्लाता है और शक्तिमान उसे उठाकर घुमाते हुए वहाँ से अस्पताल के कमरे में आ पहुँचता है, जहाँ वो फिर उसके सर पर ज़ोर से वार करता है और वो पास बैठे जुबान से बंधे शरीर की ओर गिर जाता है।
ऑफिस में घर जाने से पहले साहिल नव उत्तम को बताता है कि आस्था जानती है कि कल्पना कैसे ठीक होगी और उसे ये करने के लिए शक्तिमान की ज़रूरत है, तो वो अस्पताल चला जाए। देवी जी एक लिफाफे के साथ इन दोनों के पास आती है और साहिल की तरफ वो लिफाफा करती हुई बोलती है कि साहिल बंधु जी, ये लीजिए आपकी यात्रा के लिए हवाई जहाज़ का टिकट, और घर जाकर एक बार फिर अपने कपड़ों और बैग देख लीजिएगा। कल वो गाड़ी ऑफिस की तरफ से आपको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए भेज देंगे। साहिल वेकेशन पे जाने के लिए फिर मना करता है देवी जी को, पर देवी जी बोलती हैं कि आपके लिए अभी छुट्टी लेना ज़रूरी है और लिफाफा उसकी जेब में डालने लगती है। होटल में पहुंच फ़ोन कर दीजिएगा और आपकी यात्रा मंगलमय रहे बोलते हुए सीढ़ियों से उतरने लगती है। साहिल अभी भी गुमसुम सा हुआ वहाँ रुका होता है तो नवोत्तम बोलता है कि तुम छुट्टियाँ कैसे बितानी हैं ये सोचो। शहर के लिए शक्तिमान है और अगर वो ना दिखे फिर भी उसकी दिखने की उम्मीद ज़रूर ज़िंदा रहेगी लोगों के बीच। दोनों गले लगते हैं और खिड़की से चांद को दिखाते हुए कैमरा बंद हो जाता है। इंटरवल।